तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और अनिल मोटिवेट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात होने वाली है आईफोन की चमक धमक की, क्योंकि इतना क्रेज आईफोन का बढ़ता जा रहा है कि स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर देते हैं ताकि उन्हें ये फोन उन्हें दिलाना ही पड़े। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, तकनीकी चमक धमक, कमियां, नुकसान, फायदे, सारी बातें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के आधुनिक समय में एप्पल आईफोन केवल एक स्मार्टफोन नहीं रह चुका है, बल्कि ये समाज में एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके पास लेटेस्ट मॉडल का आईफोन हो। इसकी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, शानदार कैमरा और स्मूथ ऑपरेटिंग सिस्टम इसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय स्मार्टफोन में शुमार करता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू भी होते हैं। एक तरफ जहां आईफोन की खूबियों के चर्चे हर तरफ होते हैं, तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ इसके कुछ ऐसे डार्क साइड, तकनीकी रेस्ट्रिक्शंस और छिपी हुई कमियां हैं जिन्हें आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस वीडियो में हम आईफोन से जुड़ी उन तमाम कमियों, सीमाओं और तकनीकी पाबंदियों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे जिन्हें कई बार लोग इसकी बुरी आदत या इसके उपयोग के सबसे बड़े नुकसान के रूप में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले वॉल्ड गार्डन एंड क्लोज्ड इकोसिस्टम। आईफोन की सबसे बड़ी खासियत और साथ ही सबसे बड़ी कमजोरी उसका क्लोज्ड इकोसिस्टम है। एंड्रॉयड की तरह आईफोन खुला या ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म नहीं है। एप्पल अपने यूजर्स को अपने दायरे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देता। आप इसके सॉफ्टवेयर में अपनी मर्जी से कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप आईफोन से अपना डेटा किसी विंडोज कंप्यूटर या एंड्रॉयड डिवाइस में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये किसी जंग जीतने से कम नहीं है। इसके लिए आपको विशेष सॉफ्टवेयर जैसे iTunes की जरूरत पड़ती है, जो कई बार बेहद पेचीदा और झंझट भरा होता है। इसके अलावा एंड्रॉयड की तरह आईफोन में एक खुला फाइल मैनेजर नहीं मिलता। कौन सी फाइल कहां डाउनलोड हुई है और उसे कैसे मैनेज करना है, ये प्रक्रिया काफी उलझन भरी होती है। व्हाट्सएप या अन्य ऐप से आई तस्वीरें या दस्तावेज सीधे हर जगह आसानी से एक्सेस ही नहीं हो पाते। इसके अलावा जो लोग अपने फोन के लुक और फील को अपनी पसंद के अनुसार बदलना पसंद करते हैं, उनके लिए आईफोन एक पिंजरे की तरह महसूस हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एंड्रॉयड में आप थर्ड पार्टी लॉन्चर्स, आइकॉन पैक्स और विजिट्स की मदद से फोन के पूरे इंटरफेस को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आईफोन में कस्टमाइजेशन के नाम पर बहुत ही सीमित ऑप्शन हमारे पास होते हैं। आप वॉलपेपर बदल सकते हैं और कुछ बेसिक विजेट्स सेट कर सकते हैं, जिससे ज्यादा अधिकारों की अनुमति एप्पल आपको नहीं देता। आप अपनी मर्जी से किसी ऐप का डिफॉल्ट आइकॉन या उसका सिस्टम बिहेवियर आसानी से नहीं बदल सकते। यूजर को एप्पल के तय किए गए ढांचे के भीतर ही जीना पड़ता है। इसके अलावा एप्पल आईफोन खरीदना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन असली खेल इसके बाद ही शुरू होता है। दोस्तों एंड्रॉयड के मुकाबले आईफोन की शुरुआती कीमतों और टॉप एंड मॉडल्स के दाम बहुत ही ज़्यादा होते हैं। कई बार समान हार्डवेयर और स्पेसिफिकेशन जैसे रैम और बैटरी की क्षमता एंड्रॉयड फ़ोन में आधी कीमत पर मिल जाते हैं। एप्पल अब बॉक्स के साथ चार्जर और ईयरफोन नहीं देता। फ़ोन खरीदने के बाद आपको एडेप्टर, अच्छी क्वालिटी की लाइटनिंग या टाइप सी केबल और मैक्सिफ एक्सेसरीज के लिए हज़ारों रुपए अलग से खर्च करने पड़ते हैं। दोस्तों अगर गलती से आपके आईफोन की स्क्रीन टूट जाती है या इंटरनल पार्ट खराब हो जाता है तो उसकी मरम्मत का खर्च इतना अधिक होता है कि कई बार नया मिड रेंज फ़ोन आ जाए। ये बिल्कुल सच्चाई है दोस्तों। तभी तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है कि आईफोन की जो आप लोग इतनी चमक धमक देख रहे हैं, उनका जो खर्चा है बाद में, क्योंकि आजकल के टाइम पे अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी है, 15-20 हज़ार का फ़ोन भी है, अगर वो भी उसकी भी स्क्रीन टूट जाती है तो आपको कम से कम 1200-1500 रुपये का जो है पैसा देना पड़ता है, तभी जाकर के आप जो है सामने की स्क्रीन ले पाते हैं। और अगर एप्पल के टाइम पे ऐसा होगा तो आपको कई हज़ारों रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे, तो फिर ऐसे में आपको नुकसान ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूँ ये चीज़ें आउट ऑफ वारंटी रिपेयरिंग यूज़र की जेब पर भारी वजन डालती है। मेमोरी कार्ड का विकल्प गायब। दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन्स में ये खूबी होती है कि अगर इंटरनल स्टोरेज कम पड़ जाए तो आप माइक्रो SD कार्ड लगाकर स्टोरेज को 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। आईफोन में एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगाने का कोई स्लॉट ही नहीं होता। आपको खरीदते वक्त ही तय करना होता है कि आपको 128 GB चाहिए या 512 GB।
एक बार फ़ोन ख़रीदने के बाद स्टोरेज कम पड़ने पर आप उसे अपग्रेड ही नहीं कर सकते। ज़्यादा स्टोरेज वाले वेरिएंट्स के दाम सामान्य वेरिएंट से बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे यूज़र्स को आर्थिक दबाव झेलना पड़ता है। आर्थिक आप समझ रहे होंगे कि फाइनेंशियल दबाव झेलना पड़ता है। इसके अलावा बैटरी लाइफ और हीटिंग की समस्याएं, ये बहुत ही आम समस्याएं हैं, और अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो आप कहेंगे कि सर आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। दोस्तों, आईफोन का सॉफ्टवेयर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बेहतर तरीके से काम करता है, फिर भी कई मॉडल्स में बैटरी बैकअप एंड्रॉयड के मुकाबले कम, खासकर भारी इस्तेमाल के दौरान महसूस होता है। आईफोन यूजर्स की एक आम शिकायत ये भी होती है कि कुछ महीनों या 1-2 साल के इस्तेमाल के बाद ही फ़ोन की मैक्सिमम बैटरी हेल्थ तेजी से घटने लगती है, जिससे फ़ोन का बैकअप और परफॉर्मेंस दोनों ही प्रभावित होते हैं। गेमिंग या लगातार वीडियोग्राफी करते समय कई आईफोन मॉडल्स में ओवरहीटिंग की समस्या देखी गई है, जिसके बाद फ़ोन अपने प्रोसेसर की स्पीड को कम कर देता है ताकि फ़ोन ठंडा हो सके। इसके अलावा आईफोन का ब्लूटूथ, दोस्तों अब मैं आपको ब्लूटूथ और फाइल शेयरिंग की रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताता हूं, तो इसलिए अगर आप वीडियो को यहां तक पहुंच गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करिए, और ऐसी ही आपको मोटिवेशन करने वाली चीज़ें, एजुकेट करने वाली चीज़ें इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आईफोन का ब्लूटूथ इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो आसानी से किसी एंड्रॉयड फ़ोन या नॉन एप्पल डिवाइस के साथ फाइलें जैसे गाने, वीडियो या बड़ी डॉक्यूमेंट फाइल शेयर नहीं कर पाता। एयर ड्रॉप सिर्फ एप्पल के अन्य डिवाइसेस जैसे मैकबुक, आईपैड के पीछे काम करता है। यदि आपके आसपास कोई एंड्रॉयड यूज़र है तो आपको थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे शेयरल्ट या टेलीग्राम या व्हाट्सएप का सहारा लेना पड़ता है, जो कई बार गुणवत्ता को कम कर देते हैं, यानी कि क्वालिटी को कम कर देते हैं या प्रोसेस को धीमा कर देते हैं। इसके अलावा कोल्ड रिकॉर्डिंग की अनुमति ना होना, भारत जैसे देशों में जहां कई बार व्यावसायिक, आधिकारिक या व्यक्तिगत कारणों से कोड रिकॉर्ड करना ज़रूरी हो जाता है, आईफोन इस मामले में बहुत ज़्यादा निराश करता है। एप्पल की सख्त प्राइवेसी पॉलिसी और सिक्योरिटी नॉर्म्स के कारण कोई भी थर्ड पार्टी ऐप आईफोन में सीधे तौर पर दोनों तरफ की आवाज़ के साथ कोड रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इसके लिए या तो आपको वॉइस ओवर आईपी सेवाओं पर डिपेंड करना पड़ता है या फिर ये सुविधा मिलती ही नहीं है। जी हाँ, अब आप बताइए, आईफोन लेना आसान है या फिर मुश्किल है? मतलब खरीदना तो आपको पता ही है कितना महंगा है, लेकिन उसके बाद की जो चीज़ें हैं, अगर आपको पूरी फैसिलिटीज़ ही ना मिले तो फिर उन पैसों को खर्च करने का मतलब ही क्या? जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा एंड्रॉयड में यूज़र्स अपने फ़ोन को रूट करके उसकी पूरी क्षमता का दोहन कर सकते हैं, लेकिन आईफोन में ऐसा करने को जेल ब्रेक कहा जाता है। आईफोन को जेल ब्रेक करने से उसकी सिक्योरिटी कमज़ोर हो जाती है, मेलवेयर का खतरा बढ़ जाता है और एप्पल की आधिकारिक वारंटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। परिणाम स्वरूप दोस्तों, अधिकांश यूजर्स अपनी डिवाइस पर इन प्रतिबंधों के साथ जीने को मजबूर रहते हैं। जी हाँ, फिर तो मजबूरी रह जाती है, क्योंकि एक तो आपने लाखों रुपए खर्च किए होते हैं, उसके बाद जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी एप्पल आईफोन ने पाबंदियां लगा रखी हैं, उसके साथ ही फिर आपको जीना पड़ेगा, क्योंकि आप तो पहले ही 1 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं और एंड्रॉयड के मुकाबले बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इस फ़ोन में रहती है। तो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईफोन दुनिया के सबसे सुरक्षित, ताकतवर और बेहतरीन कैमरों वाले स्मार्टफोन्स में से एक है। इसका यूज़र इंटरफेस बेहद स्मूथ है और इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलती है, लेकिन इसके साथ जुड़ी पाबंदियां जैसे मन मुताबिक कस्टमाइजेशन ना होना, फाइल ट्रांसफ़र की पेचीदगियां, महंगा मेंटेनेंस और स्टोरेज की फिक्स सीमा इसे हर आम यूज़र के लिए मुफीद नहीं बनाती। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी आज़ादी के साथ अपने फ़ोन की हर सेटिंग को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, डेटा को आदान प्रदान बिना किसी रोक टोक के करना चाहते हैं और कम बजट में ज़्यादा फीचर चाहते हैं, तो आईपीएन की ये बंदिशें और बुरी आदतें आपको भारी फ्रस्ट्रेशन दे सकती हैं। फ़ोन खरीदने से पहले इन तकनीकी पहलुओं को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बाद में पछतावा ना हो। तो मैंने आपको दोस्तों बहुत सारी चीज़ें बारीकी से बता दी हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और बच्चों के लिए आईफोन देने के बहुत सारे फ़ायदे नुकसान होते हैं। अगर तकनीकी और व्यवहारिक नज़रिए से देखा जाए तो बच्चों के लिए आईफोन को लेकर सिचुएशन कुछ इस प्रकार है। तो फ़ायदों के बारे में अगर मैं बात करूँ, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ दोस्तों इस बार। आईफोन में स्क्रीन टाइम और पेरेंटल कंट्रोल के फीचर्स बहुत दमदार और सुरक्षित हैं। माता पिता आसानी से ये तय कर सकते हैं कि बच्चा दिन में कितने घंटे फ़ोन इस्तेमाल करेगा, कौन से ऐप से चला सकता है और किन वेबसाइट से कंटेंट तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। इसके अलावा एंड्रॉयड के मुकाबले आईफोन का iOS प्लेटफॉर्म मेलवेयर और वायरस के हमलों से ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है।
इसमें जो है अनाधिकृत ऐप्स आसानी से डाउनलोड नहीं होते, जिससे फ़ोन में बेकार के विज्ञापनों या खतरनाक ऐप्स का खतरा कम रहता है। इसके अलावा आईफोन होल्डर आईफोन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मामले में काफ़ी टिकाऊ होते हैं। एक बार खरीदने के बाद ये कई सालों तक बिना लैग किए स्मूथ चलते हैं। और नुकसान क्या है? बच्चे अक्सर खेल खेल में फ़ोन गिरा देते हैं, जिससे स्क्रीन टूटने या फ़ोन खोने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे में आईफोन की रिपेयरिंग का खर्च या नया फ़ोन दिलाना माता पिता की जेब पर भारी पड़ सकता है, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया। कम उम्र में बच्चों के बीच आईफोन को स्टेटस सिंबल बना लिया जाता है। इससे बच्चों में गैर ज़रूरी दिखावे की प्रवृत्ति या असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है, जो उसके मानसिक विकास के लिए ठीक नहीं है। आईफोन का स्मूथ इंटरफेस और आकर्षक सोशल मीडिया गेमिंग ऐप्स बच्चों को बहुत जल्दी अपनी ओर खींचते हैं, जिससे स्क्रीन टाइम ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिलहाल दोस्तों, मैं आपको बताऊं, निष्कर्ष इसका कंक्लूजन ये है कि क्या आपको बच्चों को आईफोन देना चाहिए? बच्चों के लिए शुरुआती दौर में महंगा आईफोन देना समझदारी नहीं है। इसके बजाय एक साधारण कम कीमत वाला एंड्रॉयड फ़ोन या बेसिक टैबलेट देना बहुत बेहतर रहता है, जिसमें पेरेंटल कंट्रोल का इस्तेमाल किया जा सके। यदि पढ़ाई या ऑनलाइन क्लास के लिए देना ज़रूरी हो और आप बच्चे की डिजिटल गतिविधियों पर सख्त नज़र रख सकें, तो आप आईफोन दे सकते हैं। हालांकि सुरक्षा और बजट के लिहाज से कोई भी मिड रेंज एंड्रॉयड फ़ोन इस उम्र के बच्चों के लिए ज़्यादा व्यवहारिक विकल्प साबित होता है। तो फिलहाल सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आईफोन से जुड़ी हुई सारी तकनीकियाँ, सारी कमियाँ, सारी खूबियाँ भी मैंने आपको बताई हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बहुत सारे लोगों तक शेयर करिए और लोगों को बताइए कि आईफोन के आप लोग जितना समझते हैं कि इसका कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि नुकसान ही हैं, जैसे कि मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया। तो क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।